For all the people out there, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले इन्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने जाऊंगी मैं कुछ देर बाद में, पर सबसे पहले आप लोगों के लिए सवाल है। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जवाब दे पाएंगे कि क्या मतलब है आपके लिए विराम का? अगर हम फिल्म की बात करें, मैं आप सभी के बीच में आना चाहूंगी, कोई है जो मुझे जवाब देना चाहेगा कि विराम से, विराम डेफिनेटली मींस स्टॉप, बट आपके लिए विराम का मतलब क्या है? जहाँ से लाइफ पे विराम लगे, लाइफ पे स्टॉप हो जाए, विराम हो जाए, वहीं से हमारी शुरुआत हो जाए, यही हमारी विराम। आपने पूरा मतलब डिफाइन किया है, पर विराम से अलग अलग people are living in a foundation. There is something, it is stopping people from, getting out of what they really want. So that should not be the thing, and people should be a free time. Even if we are free as a citizen, we are not free. So that is the thing. There should be no stoppage to your life, your excitement, your desire, your wishes. आपका नाम बताइए? Can we please clap for Prabhat एक बार please? Well, he has described the word विराम in a very beautiful manner. और इसे मैं थोड़ा सा और elaborate करना चाहूँगी। शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ नाम लेना चाहूँगी जायद शेख का, जो इस वक्त हमारे साथ किसी काम की वजह से नहीं है, पर उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। कविता खन्ना, ज्ञानेंद्र भारती, सतीश शर्मा, थैंक यू। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी को स्टोरी आइडिया जिनका था उनसे, राजीव योगेंद्र नाथ एंड हरि मेहरोत्रा हमारे साथ हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे गए। अब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, सैयद। एडिटर आशीष अर्जुन गा। Sir, I have met you before about your film My Father इकबाल के टाइप पे, और एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए it's a pleasure to have you, sir. Could we please know what was the exact scenario behind this film? आपने क्या सोचा इस फिल्म को करने से पहले और क्या नतीजा निकला? सबसे पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मित्रों का, तमाम प्रेस एंड मेहरोत्रा साहब एंड हमारे आज के मुख्य जो अतिथि हैं श्री संग्राम सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब इस फिल्म की कहानी मुझसे पहली बार नरेट की गई, मैं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जवाहर खान साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो मुझे पहला खाका दिया इस फिल्म का, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस जिम्मेदारी को उठाना चाहूँगा। और चूँकि सारी चीज़ें प्रेम पर आधारित थी, विराम तो नाम डेफिनेटली वो I'm sorry, but this is the film when this was the third or fourth day of my shooting, and I got the news of my father's demise. I lost my father, so no, it's okay. My father lived his life. He was 93 years old, and perhaps the most beautiful thing with him was that he was just walking and he fell and he was gone, so मेरे लिए वो एक सैड पिता का खोना, लेकिन इससे बड़ा इंसिडेंस इस शूटिंग के दौरान मैं चाहता हूँ भगवान न करे किसी के साथ। मैं इस प्रोग्राम के इस सेरेमनी, इस आयोजन के थ्रू मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जहाँ के भी हों, इस फिल्म को वहाँ से आशीर्वाद दें, जो जिस शिद्दत के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ ये फिल्म बनाई गई है, भगवान उसको वहाँ से आशीर्वाद दें, मेरे पिता आशीर्वाद दें, और सब कुछ अच्छा हो इसकी कामना। थैंक यू। We wish his soul rest in peace, and we believe वो आशीर्वाद बनाए हुए रखें। बिल्कुल। थैंक यू। आप ही के साथ साथ मैं इस मंच पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जोरदार तालियों के बीच में उर्मिला महानंद, the main lead of this movie. Can we please have a warm applause?
welcoming you. Urmila, while talking about your role, could we please know exactly कौन सा कैसा रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि जब इस मूवी के बारे में बात आती है तो बताया जाता है कि ये भावनाओं को दिखाती है, किस तरीके से नारी हृदय की भावनाओं संवेदनाओं में बदलाव आते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मेरे लिए विराम ठहराव मेरा कैरेक्टर का नाम खातून, उनका एक मेरे लिए विराम एक ठहराव है. मेरा जो कैरेक्टर है मातून, उनकी जर्नी रह चुकी है इनसे मिलने से पहले. जो फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं सर नरेंद्र सर, उनसे मिलने से पहले उनकी एक जर्नी रह चुकी है और इनसे मिलने की बाद उनकी लाइफ पे, मातून की लाइफ पे ठहराव आते हैं एंड दैट इज़ व्हाट विराम फॉर हर. और ये एक नारी हृदय के बारे में जो आपने कहा, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें डिफरेंट शेड्स हैं. एक चुलबुली सी लड़की है, एक गंभीर लड़की की मतलब जर्नी है इन बिटवीन. Sometimes she is very moody, sometimes she is very playful, and she knows what she wants. And उसका एक गोल रहता है और हमेशा वो फोकस करती है उसको हासिल करना. And this was like विराम मातून. बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी because I want you to go and watch the film and enjoy. And I want you कि सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करेंगे हमारे कैरेक्टर के साथ, क्योंकि समझे फिल्म है जिसमें जो शेड्स है कहीं ना कहीं सब लोग रिलेट करेंगे. उसके बाद चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है ऑब्वियसली. तो आई रियली फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर सर्स, डायरेक्टर जिया साहब. और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने एक डिफरेंट तरह का किरदार किया. वेल दीज आर द टू लेडीज. वेल आप दोनों से क्वेश्चन है. एक तो जिया सर, ऊपर से नरेंद्र जी, दोनों की आवाज़ एकदम भारी. थोड़ी सी आँख उठाई और आवाज़ उठी तो क्या आप डरते थे या कुछ होता था? so sweet, How sweet, serious. बहुत sweet है. तो मतलब हमें बहुत सपोर्ट मिला एज एन एक्टर. तो पहले तो सबको हैप्पी दिवाली बिलेटेड. ऑब्वियसली बहुत ही मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये. एंड जो मेरा कैरेक्टर है सुनीता, डेड वाइफ प्ले कर रही हूँ मैं. एंड इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. Alright, so मैं इन तीनों को आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ. अब बात आती है फिल्म के पीछे के किरदारों की, जो एक्चुअल में वो रोल प्ले करते हैं जिनके बिना शायद फिल्म ना होती. तो मैं सबसे पहले इस फिल्म के सबसे बेहद अहम किरदार को बुलाना चाहूंगी, द डायरेक्टर जियाउल्लाह खान के लिए तालियां हो जाएगी सभी की. जितने भी शेड्स दिखाए गए उसके पीछे हरी सर और जिया सर का हाथ है. तो आप देख सकते हैं ये नारी हृदय की भी संवेदनाएं जानते हैं और पुरुष हृदय की भी. सर आई वुड लाइक टू नो कैसी रही जर्नी, किस तरीके से आइडिया पॉपअप हुआ आपके दिमाग में, कैसे आप आगे बढ़े इस आइडिया के साथ में? शुरुआत हुई थी हरी सर से मीटिंग की, क्योंकि आइडिया राजीव जी का था. ये हरी सर और राजीव जी ने मिलकर इसको डेवलप किया था. मेरे बड़े भाई साहब जिन्होंने इसको स्क्रीन प्ले का रूप दिया, कहानी का जो सही ढांचा है उन्होंने बनाया, सबने साथ में मिलकर काम किया. इसकी शुरुआत इस तरह से. ब्यूटीफुल. और जब मूवी के किरदारों पर बात आई तो आपने किस तरीके से चुनाव किया? ये बहुत ही संवेदनशील फिल्म है, इमोशनल जर्नी है. सारे कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी है. उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अदाकार चाहिए था हमें. और बस बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है. Exactly. Well, when you say emotional film है, was it emotionally draining for you to make this film? ऐसा कुछ नहीं था. फिल्म तो चाहे कोई भी फिल्म हो, दुनिया की कोई भी फिल्म हो, वो चलती है, बस उसका एक ही बेस होता है, वो होता है इमोशन. अगर सारी ऑडियंस जो है इमोशनली कनेक्ट हो जाए. पूछूंगी, I'm sure मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे. आपको सिर्फ मूवी के बारे में बताना है, किस तरीके से निर्माण किया गया, किस तरह से आगे बढ़ गया. इवेंट कहाँ पे हुआ था मालूम है क्या?
ये तो मेरी लाइफ की जर्नी है। इन्फिनिटी मॉल है ना, मैंने इसके पहले भी एक फिल्म बनाई है, फ्यूचर टू अभी आप समझ लो सीधे जाओगे तो गोरेगांव पहुँचोगे। मैं अमिताभ बच्चन से भी पुराना हूँ। इन्फिनिटी तो बेस्ट मेरा शौक अमिताभ बच्चन से भी पुराना है। अंधेरी से आ रहे हो तो मैं 1963-64 में यहाँ था। उसके बाद पहला राइट तब मैंने 83 साल की फ्लैग फिल्म होटल दिख जाएगा। वापस और खुदा में भी थोड़ा सा काम किया था हल्का फुल्का। फ्लैग क्योंकि जंग हुआ था। ठीक है, इसी में तो मेरी जर्नी तो बहुत पुरानी है, मेरे शौक भी बहुत पुराने हैं, मेरी Okay. एम्बिशंस भी बहुत पुरानी है। तो इसको रंग देने के लिए मैंने ये 2 फिल्में बनाई हैं। एक विराम बनाई है, अभी कांस भी गया था, वहाँ बहुत तारीफ हुई फिल्म की। इंटरनेशनल ऑडियंस ने बहुत तारीफ की और भगवान ने चाहा तो हमारी इंडियन ऑडियंस भी तारीफ करेगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि इस फिल्म का प्रीमियर कांस 2017 में हुआ था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑन स्टेज। अमन, कैन वी प्लीज टॉक टू यू अबाउट द फिल्म? हाउ वाज इट? द एक्सपीरियंस, द जर्नी, हैज इट लेड यू समवेयर और नॉट? वेरी यंग गाय और प्रोड्यूसर्स सब बुलाते तो थोड़ा अजीब भी लगता था। तो अजीब और ओल्ड एक्चुअली बट बेसिकली जिया पहले मिल चुका हूँ, तो उन्होंने हरी अंकल से मिलाया, तो इनके साथ प्रोफेशनल की जगह बहुत पर्सनल बॉन्डिंग हो गई। तो ऐसे पापा जैसे अगर कोई साथ हो तो उसके बाद और चीज़ें बस इनकी थॉट थोड़ी मेरी एज के हिसाब से एनर्जी और जिया भाई की मेहनत उससे क्या बात है, डेडली कॉम्बिनेशन है बस। और अब इन्हीं के साथ साथ इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सिद्धांत मानव के लिए जोरदार तालियां प्लीज। वेल, आज म्यूजिक लॉन्च है, सिर्फ एक झलक लेना चाहेंगे म्यूजिक की, वो ये कि इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक म्यूजिक, बाकी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, म्यूजिक के बारे में आप बताइए प्लीज। इस फिल्म का म्यूजिक बनाने में आई थिंक 3-4 महीने लगे थे ना। 3-4 महीने उधर शूटिंग चल रही थी और उधर से ही जिया भाई पूरी म्यूजिक का इधर बताते थे कैसे करना है, क्या करना है। और हरी सर का बहुत योगदान है म्यूजिक में। और जिया भाई एक ऐसे डायरेक्टर हैं, मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी म्यूजिक जानता हूँ, जो नहीं जानता उससे भी नहीं कर पाएंगे। और फिल्म के बारे में बताता हूँ कि ये फिल्म का बैकग्राउंड भी मैंने किया है। और जब आप फिल्म का बैकग्राउंड करते हो तो एक एक सीन को कम से कम 30 बार 40 बार देखते हो। तो पूरी फिल्म मैंने कम से कम 100-150, बहुत बेहतरीन फिल्म है और मेरी शायद बहुत अच्छी फिल्मों में एक फिल्म है और बहुत दिल से जुड़ाव है मेरा इस फिल्म से। और जिया भाई, हरी सर की वाइफ, आंटी, सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सबका। सब ने बहुत सपोर्ट किया और सर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। म्यूजिक करने में बहुत मजा आया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और मैं इस पूरी फौज के साथ में एक और फौजी को बुलाना चाहूंगी हमारे साथ में, द लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी अजीम शिराजी। एक बार तालियां प्लीज उनके लिए। And he has written one hit famous song जो हमारी ज़बान से आज तक नहीं उतरा, कभी जो बादल बरसे। We cannot forget that song ever। इसी के साथ साथ ये मैजिक रिक्रिएट करना चाहेंगे। सर, over to you। फिल्म बहुत प्यारी बनी है और मुझे जब कहा गया इसके गाने लिखने के लिए, सिद्धांत भाई ने मुझे बताया कि जिया भाई ने कहा क्या है इसका। हरी सर से मुलाकात हुई और इसके बारे में मुझे बताया गया। बहुत मज़ा आया फिल्म के गाने लिखने में और फिल्म देखी तो और अच्छा लगा कि सब लोगों की मेहनत नज़र आई। बस उम्मीद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि फिल्म चले, लोगों को पसंद आए, दिलों तक पहुँचे। Amazing, thank you so much। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगा उस शख्सियत को जिनकी वजह से इस से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म में क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने पहला मौका दिया तो स्टोरी ऑलरेडी थी योगेंद्र जी की, लेकिन मैंने उसको दूसरे कैनवास पे कोशिश कर नॉर्थ इंडिया के एक छोटे शहर में एक ऐसा कैरेक्टर सोचा कि जो डिफरेंट, कहानी का सेंस वही था और कैरेक्टर जिस तरह का था उसके हिसाब से क्या, क्योंकि डायलॉग तो नोवेल में भी दिखते थे, शॉर्ट स्टोरी वो उसी प्रोसेस को आगे किया। और हिंदुस्तान में फिल्मों का शौक तो सबको होता है, तो फिल्मों से वाकफियत थी पहले से। और मैंने इसमें एक भजन भी लिखा है, तो शुरुआत हुई के नाम से। Amazing।
और इन्हीं के साथ साथ मैं इनके साथ साथ इस फिल्म में गाया है जावेद अली ने, जिनका एक बहुत ही प्यारा गाना इस फिल्म में है, अमित गुप्ता। वी वुड लाइक टू थैंक हिम एज वेल। अमित, could we please have you here on stage, sir? Amazing singer, that's what you have got. He means it. Okay. Would like to talk to you about the music of the film. गाने, कौन से गाने हमारे जुबान पर चढ़ने वाले हैं? कैसा आपका कारवां रहा? सारे गाने बहुत अच्छे हैं। Definitely, Siddharth ji, one of the what do you say, superstar rocking music director of this era. And lyricist Azim ji and even Hari sir, Zia ji, everybody Aman ji. और ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, म्यूजिक इतनी अच्छी है, और डेफिनेटली हम लोगों ने कोशिश की है गाने की अच्छी, बहुत अच्छा म्यूजिक। आप कहना चाहिए? बस मैंने गाना गाया है और जल्दी सुनूंगा मैं भी कि कैसे उसकी मिक्सिंग हुई है, कैसे वोकल्स हैं। मैं बस गा के आ गया था। सिद्धांत भाई का कॉल आया कि फाइनल सॉन्ग करना है, तो बस मैं जाके गा के आया। किसका बच्चा है? Wow, that's a surprise element actually. फाइनल वाला कॉल होता ही बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने इसमें एक गाना गाया तृप्ति जी के साथ, और ऑफ कोर्स मेरा गाना जो हमने गाया है उसे बहुत ही, एक्चुअली ये मेरा गाना और जो भी हमारे फिल्म के जो अदर गाने हैं बहुत ही दिल से बनाए गए हैं, और उसमें भजन है जो तृप्ति जी ने गाया है। मुझे एक्चुअली उन सब में से ज़्यादा वो गाना, वो भजन बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक वो गाया बहुत ही शिद्दत से है, बहुत ही प्यार से है गाया है, और उसको गाते वक्त या सुनते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि उसे गाने की या उसे बताने की कोशिश की गई है। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक इससे सब राजी भी होंगे। Well, मैं 90s जनरेशन होने के बावजूद भजन सुनना चाह रही हूँ। Yes, of course, please सुनिएगा। Definitely. Well, among you all guests, we have another special personality gracing this event today. आज आप सभी के बीच में मैं उस शख्सियत को लाई हूँ जो ना सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ना सिर्फ एक एक्टर है, उल्टा एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर है, जिन्हें खिताब मिल चुका है बेस्ट रेसलर का, और साथ ही में उन्होंने कॉमनवेल्थ हैवीवेट रेसलिंग Here he is with us, one of the finalists of Big Boss 7, और आज हमारे बीच में है। Sir, would like to welcome you on stage. आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे कुछ बुलवाना नहीं चाहूंगी, बस आपसे विशेस लेना चाहूंगी इस फिल्म के लिए, प्लीज। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप सब ने यहाँ मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का, और इतनी अच्छी फिल्म की स्टारकास्ट से मिलने का। मैं कहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी विराम के बाद एक आयाम स्टार्ट होता है, और जो आपकी ज़िंदगी है ना बहुत खूबसूरत है, उसमें कभी विराम मत लगने देना। देखो, हम जब पैदा होते हैं तो रोना सीखते हैं, हम रोते पैदा होते हुए, हंसना सीखना पड़ता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है। तो बस ये सीख लो और हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो, तो ज़िंदगी में कोई भी विराम लगेगा ही नहीं। और मुझे लगता है कि फिल्म भी इतनी अच्छी बनी है विराम, तो इसका कुछ ना कुछ महत्व है। और नरेंद्र जी, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ कि जो भी काम करते हैं वाकई बहुत बेहतर करते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये फिल्म मैं जरूर देखने जाऊँगा और फिर आप सबको बताऊँगा कितनी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you. Pallavi with us. There we go. The lady, I'm going to ask you, what are your views behind the film? I'm sorry, I'm interrupting, लेकिन एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा रोल किया है हमारे बैठे हुए हैं। प्लीज आइए आप, प्लीज आइए प्लीज आप। Welcoming you on stage. Please. Definitely. Never ever. Well, I believe we are going to ask one more personality to join us on stage, और वो होंगी रेड रिबन से लालित्या मुंशा, जो कि एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी है, साथ ही में द MD ऑफ रेड रिबन्स, जिनके द्वारा म्यूजिक दिया जा रहा है, एंड शी पर्सनली अश्योर्स कि म्यूजिक हर जगह अवेलेबल होने वाला है। Would like to talk about music, please?
It's a great pleasure and privilege that Red Ribbon got this opportunity. सर वैसे मैं तो भूल गई लेकिन एक सही बंदे ने याद किया है मैं प्लीज कॉल और मम्मी जी फॉर्मल मम्मी जी आ जाओ कांता कांता आ जाओ बिना इनके मैं कुछ भी नहीं कर सकता कैसे कर पाओगे मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी मंच पर और अब मैं आप सभी के सामने फॉर्मली एक जोरदार तालियों के बीच में लॉन्च करना चाहूंगी विराम को और आप सभी की ढेर सारी विशेष के साथ में हम लोग फाइनली विराम को आप सभी के सामने लाना चाहेंगे There we have this wonderful film coming up, trailer launch and the music launch. आ जाओ Right in front of you. पागल है This for my daughter. सही बोल पागल है Ma'am, please. जोरदार तालियां हो जाए please. Finally in your hands, Viram. The end of the journey. मुझे म्यूजिक लॉन्च करना है ट्रेलर लॉन्च करना है Congratulations, ढेर सारी बधाइयां पूरी कास्ट एंड क्रू को आप बैठे जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी को ढेर सारी बधाइयां विराम आप सभी के सामने रेड रिबन द्वारा प्रस्तुत म्यूजिक इसका और साथ ही में हरी मेहरोत्रा प्रोडक्शंस जियाउल्लाह खान का निर्देशन और नरेंद्र झा एज मेन सभी के Congratulations all, ढेर सारी बधाइयां आप सभी को स्टिल दादा विजय भाई 3-4 झुक जाओ चाचा लॉक चेक स्टिल दादा I'm pretty sorry. आदि के बाद अंत होता है और हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो विराम के बाद एक नया आयाम होता है। तो वाकई एक ट्रेलर लगा कि एक इसमें दिखाया गया कि मैच्योर लव स्टोरी है जो अभी हमने देख के लगा। और जहाँ तक नरेंद्र झा जी की बात है तो वो एक बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं। वो जो भी काम करते हैं तो उसको एक बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से करते हैं। तो ट्रेलर तो देख के मुझे अच्छा लगा, जितना मुझे लगा कि एक ये अच्छी फिल्म है जिसमें दिखाया गया कि एक मैच्योर पर्सन की लाइफ दिखाई गई है, तो वही लगा मुझे। तो नैनी से बड़ी बड़ी फिल्मों के हिस्से रहे हैं, काबिल में भी थे, उसके बाद आप तो रईस में भी थे, काफ़ी बड़ी फिल्मों का पार्ट रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अभिनेता के तौर पर, कैसे अभिनेता हैं? मतलब ये कहते हैं ना कि उनके बारे में, अगर उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो तो मतलब एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, क्योंकि वो बड़े बड़े मंजे हुए अभिनेता हैं। और मैं तो उनकी आवाज़ का दीवाना हूँ। जो उनकी आवाज़ है मतलब क्या माशाल्लाह क्या बोलते हैं, अच्छा है। और इनको ढेर सारी बेस्ट विशेष, क्योंकि फिल्म बनाना एक बच्चे को बड़े करने जैसा है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है उसको हम किस तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से बड़ा करते हैं। और कई बार के हम इतनी मेहनत करते हैं कि ऑडियंस उसे पसंद नहीं करती, कई बार ज़्यादा पसंद करती है। तो सब यही तरीका है ज़िंदगी में। वही बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म में विराम हो सकता है मगर अपनी ज़िंदगी में कभी विराम मत लगने दो, खुश रहो। अच्छा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, किस पे काम कर रहे हैं, बताना चाहेंगे इस बारे में? अभी मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अभी वेट कम कर रहा हूँ। अभी रेसलिंग एक केडी जादव साहब हैं, केडी जादव मेमोरियल इंटरनेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप अभी किया और तुक्का लगा, मैं जीत गया, अमेरिकन रेसलर किससे था। और कुछ एक अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं, एक दो मैं शो लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी स्पोर्ट्स बेस्ड शो है, जिसमें सारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी आपको मिलेंगे।
जैसे सचिन जी से लेके सारे बड़े बड़े, तो मैं शो को होस्ट कर रहा हूँ जिसमें ढेर सारे यूथ को, तकरीबन करोड़ों यूथ को सीखने को मिलेगा कि वो कैसे चैंपियन बने, कैसे क्या बने। और फिल्म की भी आपको एक जल्दी अच्छी न्यूज़ देंगे, कुछ कर रहे हैं। आखिर में बिग बॉस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय आप बिग बॉस देख रहे हैं तो किसको फॉलो कर रहे हैं और कैसा क्या चल रहा है? देखिए, बिग बॉस एक शो था, चला गया, ना कभी पहले देखा ज़िंदगी में, ना कभी बाद में देखा, टाइम ही नहीं मिलता बिग बॉस देखने। गया ज़रूर था उस शो में, शो का फाइनलिस्ट बना, तब वो शो अच्छा था, तो मैंने सुना था तब वो शो की गरिमा थोड़ी सी अच्छी थी। अब सलमान जी के लिए बिग बॉस देख सकता हूँ, मगर सैटरडे संडे जब आते, मगर अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बिग बॉस के लिए, कौन है क्या, कब गया, कि कब आया, कब नहीं आया। तो एक दो बार मैंने सलमान जी के लिए देखा था, मगर अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बिग बॉस के। बाकी मैं कहूँगा कि वो शो अच्छा है, बस उस शो में जाओ तो आप डेस्परेट मत हो कि पब्लिक के सामने कुछ भी दिखाएंगे, जैसे टीवी वाले, फिल्म वाले डेस्परेट हो जाते हैं कि ये सब करो। अच्छा रह के भी आप अच्छे हो सकते हो। और मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में बिग बॉस एक माइलस्टोन साबित हुआ, वो मैंने किया। मैं उस शो का फाइनलिस्ट रहा, अच्छा शो है, और उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ढेर सारे लोग प्यार करते, जो नहीं जानते थे, जो रेसलिंग को कम फॉलो करते थे, स्पोर्ट्स को कम फॉलो करते थे, बिग बॉस के ज़रिए मैं उनके पास पहुंचा। जाना, इससे बड़े शो भी किए, इससे छोटे शो भी किए, मगर ये शो एक अहम था मेरे लिए और अच्छा शो था। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दो शो के द्वारा। आखिर में पूछना चाहूँगा, मनोरंजन जगत और खेल जगत दोनों के हिस्से आप रहे हैं, ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में जीएसटी लागू हुआ है तो सब पे भारी पड़ रहा है टैक्स, आप क्या कहना चाहेंगे? और एक फिल्म आ रही है जीएसटी पे, तो क्या कहना चाहेंगे कि जीएसटी कितना अंतर ला रहा है ज़िंदगी में? देखिए, जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स, तो आई होप कि इंडिया के लिए, इन सब के लिए गुड सर्विस टैक्स हो और अच्छा है। और वाकई हमें वाकई एक कहते हैं कि घर में अगर परिवार का मुखिया अच्छा रहेगा ना, तो परिवार पूरा शांति से रहता, ठीक रहता है। तो परिवार का मुखिया भी सही मिला हुआ हमें, तो सारे इंजॉय करो, खुश रहो, शांत रहो। मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। थैंक यू। कैसा अभिनय रहा, क्या किरदार रहा आपका, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा एंड वेरी गुड टीम एंड वेरी नाइस। मतलब आई वॉज फीलिंग प्रिविलेज्ड। मैंने हरी सर एंड जिया सर एंड हमारे जो को एक्टर हैं उनके साथ काम किया, नरेंद्र जी के साथ में। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दैट्स इट, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कैसा किरदार रहा आपका, क्या रोल रहा? मेरा रोल इसमें सुनीता का है। आई एम प्लेइंग, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आई जस्ट वांट कि आप लोग जाएं और ये फिल्म देखें ऑन 25th ऑफ नवंबर, 24th ऑफ नवंबर। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड यस एंजॉय। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, नरेंद्र झा अच्छे एक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्म में काम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का जो विषय है, ये विषय पे आपने फिल्म प्रोड्यूस किया है, कितना बड़ा चैलेंज था? देखो भैया, विषय ऐसा है कि जो हमारे दिल में है ना, जो हमारी भावनाएं हैं, हर व्यक्ति की भावनाएं कुछ ना कुछ होती हैं, ठीक है? कहीं से चलती हैं, कहीं जाती हैं, कहीं ख़त्म होती हैं, कोई ख़राब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल ह्यूमन रिलेशंस। सो आई कैनॉट डिस्क्लोज मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी। वो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, बट when you will see the movie, you will relate it to yourself. Anybody seeing the movie, he will relate to himself. जहाँ तक बात की जाए, इस मूवी में किन लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, लोकेशंस क्या रही हैं? Yeah, locations almost 90% we have shooting in Dehradun and around. Very beautiful location. It's a very beautiful very location. beautiful location. As you have seen in trailer also. तो मकसद क्या इस फिल्म का, क्या संदेश देना चाहती है? दर्शकों को देखेंगे तो मनोरंजन के साथ क्या कहना संदेश ये देना चाहती है कि द एंड ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, ए टाइम कम्स एट ए स्टेज व्हेन ए पर्सन फील्स एंड जिसको कहना चाहिए टर्मिनेशन, त्याग। एक अवस्था ऐसी आती है मनुष्य के हृदय की कि जब वो दुनियावी इच्छाओं से दूर हो जाता है, सब कुछ त्यागने लगता है। ओके, सो इट्स अ वेरी फिलोसफिकल पिक्चर। चूँकि स्टोरी मैं नहीं आउट कर सकता हूँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको इस बारे में। आपसे नरेंद्र झा के बारे में कैसे क्वेश्चन था? इट वॉज़ वेरी नाइस वर्किंग विद हिम। बहुत ही सपोर्ट करते थे। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, सो बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करने में। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Yeah, I'm doing a film with आलोक श्रीवास्तव के साथ फिल्म कर रही हूँ अगेंस्ट अभिमन्यु सिंह। Recently, I'm going on shoot at Nasik.
कहना चाहूँगा गीत संगीत पर काफ़ी अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा इस फिल्म? मुझे बहुत मज़ा आया और एक्चुअली इस फिल्म में जितने भी गाने हैं सबका एक बहुत ही अलग मूड है और जब आप इन गानों को सुनेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग होगी, जो कि आजकल बहुत सारे गाने आ रहे हैं जो 80s 90s के जो रीमेक बन रहे हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया है कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने की। लेट्स सी, अगर सबको पसंद आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अलग फीलिंग लाने के लिए क्या करना पड़ता है बेसिकली? अलग फीलिंग लाने के लिए ट्राई बस ये करना पड़ता है कि हम कितनी अलग तरीके से कोशिश कर सके गाने की, म्यूज़िक बनाने की। जहाँ तक बात की जाए, फिल्म के अंदर एक भक्ति गीत भी है, एक धार्मिक संगीत भी है। ऐसी मूवीज़ के अंदर जिसके अंदर बोल्ड सीन्स हैं, लव सीन है, इमोशन है, इसके बीच में भक्ति गीत का आना आखिर क्या, आखिर ऐसा क्यों? इट्स नॉर्मल, जैसे कि भक्ति गीत गाना या भक्ति काम करना नेचुरल होता है, वैसे बोल्ड सीन भी अगर तो वो भी नेचुरल काम है। इट्स ऑल्सो नेचुरल। जो भी चीज़ें थोड़ी ना कि अगर फिल्म आई गेस एंड द फिल्म इज नॉट बोल्ड, आई गेस इट्स नॉट बोल्ड, मतलब इट्स नॉट ए दोनों आई गेस दोनों हैं एंड तो आई थिंक चलता है इतना। या ऑफ कोर्स इतना चलता है। नहीं सर, नहीं। क्या होता है, कोई भी कहानी चुनने से पहले मैं देखता हूँ कि कहानी की फ्लो क्या है। नंबर 2 कि मेरा जो किरदार है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और मैं किरदार में बेसिकली चैलेंजेस खोजता हूँ, क्योंकि वही जो स्टीरियोटाइप्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो शायद अब मुझे उतना आकृष्ट नहीं करते हैं, उतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें देखा कि ये वाकई एक मैच्योर्ड लव स्टोरी, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को पहले ही खो चुका है, किस परिस्थिति में है, कैसे है, क्या है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इस किरदार की जो टोटल जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने एक्सेप्ट किया। एक तरह का चैलेंज था एंड मैंने जिया से कहा कि मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। तो ये बताइए, मैच्योर लव स्टोरी ये सब ऑडियंस के लिए, हर वर्ग के लिए या कुछ खास वर्ग के लिए ये फिल्म है? नहीं, मैच्योर लव स्टोरी जाहिर सी बात है कि मैच्योर लव स्टोरी है, लेकिन मैच्योर लव स्टोरी में भी लव है। लव से आप किसी भी उम्र के इसको आप रिलेट कर सकते हैं। वो लव चाहे वो टीनेज लव हो, क्योंकि लव का जो रिफ्लेक्शन होता है वो टीनेज लव में भी और मैच्योर लव में भी बहुत सारी चीज़ें एक ही होती हैं। भले ही उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लव का एलिमेंट कॉमन होता है। और ये जो टाइटल है विराम, इससे क्या मतलब? विराम बेसिकली, विराम का जब हम नाम लेते हैं तो विराम के बाद दरअसल शुरुआत शुरू होती है। विराम के बाद जो है फिर से एक लगता है कि एक जर्नी ख़त्म हुई और दूसरी जर्नी की शुरुआत हुई। वो है ना, एक जानिसार अख्तर साहब की बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि ये क्या कि बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, अरे ज़रा थम के सोचोगे तो कोई बात बनेगी। तो वो विराम जो है बेसिकली उसी तरह का एक मैसेज है कि भाई जिस चीज़ में तुम हाय हाय कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए तुम हाय हाय कर रहे हो, इस हाय हाय का मतलब ये होगा कि जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, वो उसके लिए ज़रा ठहर करके विचार करो कि जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। तो बेसिकली विराम जो है वो बड़ा ही एक संवेदनशील सा विषय है, जिसमें आपको ज़िंदगी के कई सारे मोड़ पर यह आपको फोर्स करेगी कि ज़रा सोचो कि यार क्यों कर रहे हो ये। तो मेरा भी कैरेक्टर जो है कुछ इसी तरह का है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? इसके अलावा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द मैसेज इनफैक्ट, जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने में होने वाली है। ये प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ दिसंबर के महीने में, उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरा, लेकिन बड़ा ही प्यारा सा वो कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ। ओके, तो वो एक फ़िल्म है। उसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट है जिसको मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो गया हूँ कि जब तक काम शुरू नहीं करता अननेसेसरीली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, किसी चीज़ का रुक जाना, और उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। तो ये सब सारी व्यस्तताएँ हैं। बाकी मैं मस्त रहता हूँ अपने म्यूज़िक में, अपने गाने में, अपनी ज़िंदगी में। जहाँ तक बात की जाए, आपकी ये जो फिल्म है ये एक मैच्योर लव स्टोरी पे बेस्ड है, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा ये कौन सी, वो किस वर्ग? लव, जैसे मैंने कहा कि लव जो है वो बड़ा ही एक कॉमन सी चीज़ है, वो चाहे टीनेज लव हो, चाहे मैच्योर लव हो, चाहे किसी भी फेज़ का लव हो। लव का एलिमेंट जो है वो किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं।
अगर 20s के बच्चे देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई कैटेगरी बनी हुई है कि इस कैटेगरी के लव में यही सब होगा और इस कैटेगरी के लव में ये नहीं होगा, वो होगा, इस सब तरह की बात तो कुछ होती नहीं है। लव है, संवेदनशीलता है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिन मोमेंट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं उस मोमेंट से जुड़ के रहना पड़ेगा। हमारी फिल्म भी कुछ वैसी है। कोई एक संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? दर्शकों से यही संदेश देना चाहेंगे, वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि ये क्या कि बढ़ते चलो, ज़रा थम के सोचोगे, ज़रा हौले हौले सोचोगे, आराम से भी सोचोगे तो कोई बात बनेगी। वही वाली बात है कि आप जिस किसी भी परिस्थिति में रहें, जहाँ भी रहें, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में जो है बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा संदेश है वो अपने आप में। इसलिए ज़िंदगी में जितना आप पॉजिटिव चीज़ों को आकृष्ट कर सकें, जितनी पॉजिटिव चीज़ें कर सकें, जितनी अच्छी चीज़ें कर सकें वो कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मुझे हमारी फिल्म का जो कैरेक्टर है उसमें वो फिट बैठते हैं। एक मतलब 50 के आसपास के एक्टर चाहिए थे और बहुत बेहतरीन एक्टर चाहिए थे एक्चुअली। इसमें कई सेट्स हैं तो उसको निभाने के लिए बहुत अच्छा एक्टर चाहिए था और इनसे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो अब ये जो विषय आपने जो मैच्योर लव स्टोरी है ये, तो कौन सा वर्ग होगा जो देखेगा इस फिल्म को, या क्यों आपने ये फिल्म बनाई, प्रेरित क्या किया आपको आकर ये सब्जेक्ट? आपने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखी होंगी, बड़ी ही मतलब साधारण सी बातें लेकिन एक अलग अंदाज में पेश की जाती है। और प्यार जो है ना, प्यार एक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए भी हो सकता है, जो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, तो उसको डिफाइन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है ना, वो अपने आप में लोग ढूंढते हैं और उसी के ज़रिए हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि प्यार जो है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स है। गोली बारूद तोप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ज़रिए है ना किसी को भी बदला जा सकता है। और इस फिल्म के ज़रिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप विराम लगाइए अपने गलत सोच पे, गलत चीज़ों पे, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उससे विराम लगाइए और प्यार को आगे बढ़ाइए। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए इस फिल्म के अंदर कई सारे रस हमें देखने मिले ट्रेलर के माध्यम से, जैसे प्रेम रस था और साथ में क्रोध रस भी देखने मिला यहाँ पे। तो इतने सारे आपने जॉनर्स इसमें यूज़ किए हैं, लेकिन इन सभी को एक एजेड कैटेगरी के लोगों के साथ लेकर काम करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, बहुत ही बेहतरीन मतलब कलाकार मिले हैं हमें, ऊपर वाले की मतलब मेहर है, खुशनसीबी हमारी। नरेंद्र जी बेहतरीन कलाकार हैं, उर्मिला बहुत ही अच्छी कलाकार है। उसके अलावा जितने भी कलाकार हैं, इवन के एक सीन के लिए भी कुछ कलाकार आए हैं जो कि लोकल ही थे, देहरादून के ही थे, वो बहुत ही अच्छे मतलब मिले हमें बहुत तकलीफ नहीं हुई, बहुत आसानी से हमने फिल्म बना ली बिना किसी तकलीफ के। थैंक यू सर। काफ़ी यंग एज में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? सर चैलेंजिंग तो बहुत था। सबसे पहले तो ये प्रोड्यूसर वर्ड ही थोड़ा अजीब लगा करता था। हम तो बस ऐसे ही फिल्म में एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग आए हैं और उसमें बाद में साथ में यहाँ जाके पता चलता है कि सब इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो काम करना मतलब हम तो आए थे बिजनेस करने पर ये फैमिली बन गई। तो उसमें प्रोड्यूस करने के लिए मेजरली तो काम करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसी मेहनत में इन अ वे हम लोग भाई ग्रोथ करते रहे। और अमन नाम ही अच्छा है वो प्रोड्यूसर कोई बुलाता है तो बहुत ही अजीब तो किस तरह प्रमोट करने वाले हैं, कहाँ कोई फिल्म फेस्टिवल वगैरह में आप? सर कांस में तो हमने पहले ही इसे स्क्रीन कर लिया था, जहाँ इसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिला था। वहाँ से हमें बहुत सारे डील्स भी मिले थे, सब चीज़ें आई थी। पर हम सोच रहे थे कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को भी दिखनी चाहिए। अगर आप इंडिया की जो टैलेंट है, इंडिया की आर्ट है, वो दुनिया अप्रिशिएट करती है, पर हम यहाँ खुद की आर्ट अप्रिशिएट नहीं करते, तो एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। तो बस अभी रिलीज़ हो रही है, उसके बाद जहाँ तक बात की जाए, आपने इस फिल्म में निवेश भी किया है, क्या उम्मीद है कितनी प्रॉफिट कमाएगी ये मूवी? सर वो तो ऐसी चीज़ है जो नसीब पर डिपेंड करती है। तो उसमें हमने बस मेहनत की, हमने निवेश जो करना है कर लिया, आगे देखा जाएगा।